आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न पाठ 3 कक्षा 8 के लिए और आज हमारा अध्याय है नंबर 16 पानी की कहानी। और इसी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। और इस लेखक का परिचय और साथ में हमने कुछ पाठ का कर लिया था और बाकी बचा पाठ आज हम करते हैं। तो पानी ने अपनी कहानी बताई थी किस प्रकार वो बना, तो किस प्रकार लेखक के हथेली में एक ओस की बूंद आ जाती है और वो अपनी कहानी लेखक को बताती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बूंद पानी ने अपने पूर्वज बताए हैं। कहते हैं कि बहुत वर्षों साल पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपना अस्तित्व खोकर जल का निर्माण किया था। आपने जल का सूत्र भी पढ़ा था H2O। तो किस प्रकार कहानी ठोस के कारण समुद्र में आकर मिल जाती है और समुद्र में आने के बाद वो समुद्र के अंदर क्या क्या दृश्य देखती है उसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बूंद ने कहा कि मैं समुद्र में आकर मिल गई हूँ। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वे वर्णित है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र ने केवल मेरे बंधु बांधवों का राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ है कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की भी है। बूंद कह रही है कि मैं अब तक यही समझ रही थी कि समुद्र के अंदर केवल जल ही है, लेकिन जल के अलावा और भी कई प्रकार के जीव जंतु है, उसकी चहल पहल भी हमें समुद्र में देखने को मिलती है। और इससे नीरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मसला लगा, पर धीरे धीरे सब सहन होने लगा। बूंद ने समुद्र का अनुभव बताया है, किस प्रकार अन्य प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं और साथ में उनका नमक वाला खारापन भी है। तो बूंद कह रही शुरू मुझे भी ये खारापन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं इनके सहने के आदी हो गई हूँ। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहती हूँ अंदर और क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरा जाना प्रारंभ किया, मतलब समुद्र की जो तल की गहराई है वहां तक पहुंचने की कोशिश की। तो बूंद जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाती है उसे किस प्रकार का अनुभव होता है, क्या क्या वस्तुएं देखने को मिलती है, उनका वर्णन है। तो मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए और हाथी वाली मछलियां भी देखी। बूंद गहरी है, जैसे जैसे मैं समुद्र की तल की गहराई तक जाने लगी तो मुझे कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिले। धीरे धीरे रेंगने वाला घेंगे को देखे, जालीदार मछलियां देखी और एक कछुए भी देखे और हाथी प्रकार की बड़ी मछलियों को मैंने देखा। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। इस हाथों से अपने शिकार को जकड़े लेती। और मैं गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। मतलब जैसे जैसे वो नीचे गहराई की ओर जा रही है वहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो कह रही कि मैंने अंधेरे में देखने के कारण मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है। तो मैं सोच रही थी यहाँ जो जीव जंतु रह रहे हैं वो यहाँ कैसे देखते होंगे। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इससे शरीर पर एक प्रकार की चमक निकलती थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती और भूखी होती तो उसके पेट पर अपना भोजन कर लेती थी। एक ऐसी मछली है जो चमकती है और उसकी चमक के कारण जो छोटी मछलियां उसके पास आ जाती है और वो उसके भोजन बन जाती है। विचित्र है, उनके लिए बड़ा ही आश्चर्य चीजें हैं जो मुझे नए नए अनुभव देखने को मिल रहा है। समुद्र की जैसे जैसे मैं गहराई की ओर जा रही हूँ, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे छोटे ठिंगने, मतलब छोटे मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत हैं और वहां पर पहाड़ियां भी है, घाटियां भी है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव भी रहते हैं जो निपटे अंदर या आलसी है, मतलब वहीं पड़े रहते हैं। तो ये जो बूंद है वो समुद्र की जैसे जैसे तल या गहराई में जा रही है वहां उनको नया अनुभव देखने को मिल रहा है। ये सब देखकर मैंने कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है। नीचे तो पहुंच गई, लेकिन अब सारी वहां का वातावरण देखने के बाद बूंद के मन में विचार आया कि क्यों ना हम ऊपर चलें, लेकिन अब ऊपर जाना उसके लिए संभव
नहीं था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तय थी, मतलब इतनी बड़ी परत थी मुझसे ऊपर पानी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र की जल नीचे धंसता चला जाता है। इसलिए भूमि ने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए जो मुझे पृथ्वी थी उसके अंदर घुसना चाह रही थी, और इसी प्रकार समुद्र के अंदर लाखों कण या लाखों जल के कण नीचे गहराई तक जाते हैं और नीचे पानी बढ़ता है या समुद्र का जल वो नीचे की ओर जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। अब जल केरी मेरे साथ, मेरे भाई मतलब मेरे कण और भी कई साथ थे, तो हम कणों ने लंबी यात्रा करने के बाद एक चट्टान में जो खोखली थी उसके अंदर घुसे और एक स्थान पर सारे इकट्ठे हुए और कुछ सोचने लगे हैं कि अब क्या करना चाहिए। कुछ संपत्ति भी वहीं जान पड़ रही थी, परंतु हमने उत्साही हुआ भी देखे। एक स्वर बोले हमें खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे भीतर क्या छिपा हुआ है। उन कणों में से कुछ कण साहसी भी थे और उत्साह भी था उसमें कि हम पूरी पृथ्वी के अंदर घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम ही नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी हुई थी, उनका नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने की उतावली हो रही थी। इसी स्थान पर आसपास के दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अन्धाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ तापमान बहुत ऊंचा था और ये हमारे लिए असहनीय था। मतलब ये दुर्घटना बता रही है कि हमें इस प्रकार खुशी में आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता वगैरह देख नहीं रहे थे, अचानक ज्यादा तापमान के तेज हम आगे बढ़ गए जहाँ वहां सहन नहीं कर सकते थे। हमारे अगुआ कांपे और देख देखते उनका शरीर ओसन मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, वापस गैसीय बन गया। इसी घटना से मेरे कान खड़े हो गए। कान खड़े होना एक मुहावरा है, सावधान होना सचेत होना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। और भी कई साथी थे और कुछ साथी तो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गए, लेकिन बचे थे वो वापस दूर कहीं भागकर निकलना चाह रहे थे। उन साथियों के साथ घूम के मैं भी भागे निकली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पृथ्वी का गर्म रह रहकर हिल रहा था। गर्म मतलब पृथ्वी हिल डुल रही थी, वहाँ स्थान पर हम पहुंचे। एक बड़ा जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए जो भूमि तल से नीचे की ओर थे। ये जो भूकंप वगैरह आप नाम सुना था पृथ्वी उत्तर पुत्र होना, उसी का जिक्र गूंज कर रही है। क्योंकि इस प्रकार का पृथ्वी का हलचलन हुई और वो जो हम धरती के भूमि के गर्भ में थे वो ऊपर आ गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। एक दुर्घटना से हमें चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फटी है और उससे धुआं रेत पिघली धातु और लपटें निकली, ज्वालामुखी फटी। ज्वालामुखी आपने देखी होगी या पढ़ी होगी, इतिहास में उसका वर्णन मिलता है। वो निकलने से लावा निकलता है गरम गरम। इसी साथ हम कह रही है कि हमें भी देखा तो एक रेत थी, पिघली धातुएं थी और लपटें निकल रही थी। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे देखते ही बार बार इच्छा होने लगी। ये दृश्य हम बार बार देखना भी चाहते थे। मैं समझ गया इस ज्वालामुखी की बातें कर रही है। ये सारी कहानी लेखक को बता रही है। तो लेखक कह रहा है कि जो अभी अभी ये जो घटनाक्रम बताया है ये ज्वालामुखी का है। तो ज्वालामुखी का इस प्रकार का वर्णित मिलता है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते होंगे। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमने एक ऐसे भाप का बड़ा दल मिला। हम गर्जन आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी में भी हमें यहाँ दर्शन हुआ। हम पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर चले गए। एक दिन बड़े आनंद के साथ हम आकाश में सृजन किलर करते हुए फिरते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुके और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। ये वर्षा बादल की बात बताई जा रही है। समतल में ज्यादा गर्मी के कारण जो पानी भाप बनकर पर बादलों का रूप लेते हैं और भारी कण के कारण बूंदों के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरते हैं। ये घटनाक्रम बूंदे बता रही है। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो गई और बहने लगी। पहाड़ में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदती किलकारी मारते आनंद आया और भूला नहीं जा सकता। बूंदों का जो ऊपर से नीचे की ओर गिरने का घटनाक्रम है उसका जिक्र कर रही है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से
टूट कर खंड खंड हो गया। ये जो तुम इतनी देर देखते हुए पत्थरों को चबा चबा कर मीट बनाते हैं, इसी समय मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर धातु हमारा प्राण सहन नहीं कर सकती। ये बादल फटने की प्रक्रिया बताई जा रही है। अपनी विजयों से उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए और मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। ये बूंद का जो घटनाक्रम है वो सारी बूंद अपना बता रही है किस प्रकार वो ये झाड़ी के अंदर प्राप्त हुई थी। सरिता के बड़े दिवस बड़े मजे थे, मतलब सरिता मतलब नदी के। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खंखोल कर उसमें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक ऐसे नगर में जा पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में कुछ काली काली हवा निकल रही है। ये बूंद के लिए हम नदी से पहुंचने के बाद एक बार ही एक ऊंची मीनार पर पहुंच गए, जो कि कैसा स्थान बताया गया, काली काली हवा थी। मैं उसको देखने लगी और क्या बड़ी कि उसने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया कि उसकी और बड़ी ही मुझे दुर्भाग्य नजर आया। जो ही उसके पास पहुंची, अपने अपने साथियों साथ एक मोटे नल से खींच दी गई और कई दिनों तक मैं नल में घूमती रही। फिर प्रतिक्षण उसमें से निकल कर भागने की चेष्टा करने लगी, मतलब पानी के नल के अंदर पहुंच गई है तो क्या नल से निकलने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन काफी चेष्टा के बाद मैं वहां से नल में ही घूमती रही। भाग्य ने मेरा साथ दिया। बस एक दिन रात के समय में ऐसा स्थान पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था, तो मैं तुरंत उससे होकर नीचे निकल गई और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास ही आ पहुंची, वहीं रुकी और सूर्य निकल आए। बस मैंने कहा, आपको जो सेशन शुरू हुआ था तब आपको ऐसी घटनाक्रम मिला था कि जो लेखक थे वो एक बेर की झाड़ी के पास में से गुजर रहे थे, तभी उसकी हाथ में अचानक एक बूंद आ गिरी और ये बूंद जो अपनी बात बताई पूरी, ये बूंद उस झाड़ी में किस प्रकार पहुंची। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास ही ठहर सकती हूँ। सूर्य निकल आए, तुम मुझे रोक कर यहीं रखना। शुरुआत अभी बूंद ने बोला था कि मुझे सूर्य निकलने तक का इंतजार है, बाद में तुम्हें सूर्य निकलने के बाद मेरा समाप्त हो जाएगा या मेरे घटनाक्रम खत्म हो जाएगा। तो ये बूंद लेकर की हाथ के अंदर रही हुई अपनी पूरी घटनाक्रम या अपनी कहानी बता रहे कैसे मैं इस बेर की झाड़ी में आई थी। वे ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। आंखों से ओझल होना मुहावरा है, गायब होना। तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ी और सूर्य किरणें पड़ने के कारण लेखक की जो हथेली में ओस की बूंद थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और आंखों से गायब हो गई। तो ये तो थी आपके कहानी, पानी की कहानी जो बचा हुआ भाग था। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली। लेखक वहां से गुजर रहे थे, तभी अचानक उसकी हथेली में आकर वो रुकी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी थी? क्योंकि जो पेड़ के रोए थे वो निर्भरतापूर्वक या बलपूर्वक उनको खींचकर उनका अस्तित्व नष्ट करना चाहते थे या नष्ट कर रहे थे, इसलिए जो बूंद थी वो करुणा और क्रोध के कारण कांप रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों माना है? ये कहानी पाठ में आई, आपने पढ़ी थी। किस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं? तो बूंद कहती है कि ये हमारे पूर्वज हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना अस्तित्व समाप्त करके जल का निर्माण किया है, इसलिए उनको अपना पूर्वज मानती है। तो ये तो था साथ में आपके प्रश्न उत्तर और एक पाठ का बाकी बचा अंश। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।